नमस्कार, मैं महेश चंद्र आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं पाठ्यक्रम सिलेबस बीए चतुर्थ सेमेस्टर एनईपी के छात्र छात्राओं के लिए। पाठ्यक्रम संस्कृत बीए चतुर्थ सेमेस्टर 5 यूनिटों में विभक्त किया गया है। यूनिट मीन्स इकाई, 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यूनिट नंबर 1। ऐसे ही यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 आपके सम्मुख रखे जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 1। संस्कृत बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जो पाठ्यक्रम है उसको 5 यूनिटों में बांटा गया है। पहला यूनिट है, आइए देखते हैं यूनिट नंबर 1, शिशुपाल वध। आपको शिशुपाल वध की एक किताब ले लेनी है, चाहे वो पुस्तकालय से लो या चाहे मार्केट से लो, लेनी आपको है। शिशुपाल वध प्रथम सर्ग उसका पढ़ना है आपको, और प्रथम सर्ग में भी 1 से 50 तक श्लोक पढ़ने हैं। किसी बच्चे के पास शिशुपाल वध की किताब पहुंच चुकी होगी वो किताब को अभी देख सकते हैं। तो किताब में जो प्रथम सर्ग है उसके प्रथम 1 से 50 तक श्लोक आपके पाठ्यक्रम में है। उन्हीं से संबंधित आपकी परीक्षा में व्याख्या पूछी जाएगी। पहला क्लियर है। उसके बाद देखते हैं संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो संस्कृत साहित्य है, जैसे आपका हिंदी साहित्य भी होगा, हिंदी भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका, अंग्रेजी सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जैसे अंग्रेजी साहित्य होता है, हिंदी साहित्य होता है, वैसे पाली साहित्य किसी ने पढ़ा होगा तो पाली साहित्य होता है, वैसे संस्कृत साहित्य का आपको सामान्य परिचय करना है, सीखना है। संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय, तीसरे में नंबर लिखा है मैंने, महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय। तो महाकाव्य किसको कहते हैं? ये महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में भी है, क्योंकि वो बच्चे क्या पढ़ते हैं, रघुवंश महाकाव्य पढ़ रहे हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में शिशुपाल वध जो है महाकाव्य है, इसलिए महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए भी है, अर्थात सभी के लिए। महाकाव्य किसको कहते हैं? सभी के लिए है। तो मैंने अपने चैनल में महाकाव्य के बारे में एक वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे महाकाव्य के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम आपको वो वीडियो पुनः सेंड कर सकते हैं। तीसरा है शिशुपाल वध के सभी सर्गों का संक्षिप्त परिचय। जैसे कि शिशुपाल वध जो है, इसके सभी सर्गों का आपने संक्षिप्त परिचय करना है, हिंदी में पढ़ लेना है, क्या उसका सार है, ठीक है ना। शिशुपाल वध के सभी सर्गों का आपको संक्षिप्त परिचय रखना है। कृतिकार का परिचय, जो शिशुपाल वध के राइटर है उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं आपको याद होना चाहिए। चलिए, श्लोकों की व्याख्या। जैसे कि मैंने बोला, शिशुपाल वध जो महाकाव्य है, ये श्लोक है। इसमें जब परीक्षा में पूछे जाएंगे तो श्लोकों की व्याख्या आएगी। तो 1 से 50 तक श्लोक आपको क्लियर होना चाहिए। और समीक्षात्मक प्रश्न, समीक्षात्मक प्रश्न आप जानते हैं लॉन्ग प्रश्न होता है, 10-15 नंबर का पूछा जाता है, और आपने 3 परीक्षा पास कर ली हैं, इसलिए आप समीक्षात्मक प्रश्न जानते हैं। श्लोकों की व्याख्या आप जानते हैं, कृतिकार का परिचय आप जानते हैं, लेकिन ध्यान रहे नया कृतिकार आएगा आपका। शिशुपाल वध आपके लिए नई किताब होगी। संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पढ़ लीजिएगा। महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय अगर बीए द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होगा तो आज इसको पढ़ने की कम आवश्यकता पड़ेगी। शिशुपाल वध के सभी सर्गों का आप परिचय करेंगे, कृतिकार का परिचय करेंगे, श्लोकों की व्याख्या पढ़ेंगे। समीक्षात्मक प्रश्न यहाँ से बनेंगे। समीक्षात्मक प्रश्न में क्या बनेंगे? शिशुपाल वध का सारांश लिखवा सकता है,
संक्षिप्त परिचय लिखने को आ सकता है। शिशुपाल वध के राइटर माघ का जीवन परिचय रचनाएं लिखने को आ सकता है। महाकाव्य किसको कहते हैं, इससे प्रश्न उठ सकता है। संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये लॉन्ग प्रश्न आ सकते हैं। तो आप पहला यूनिट समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिख रहा है यूनिट नंबर 1। अभी आपको 4 और यूनिट देखने हैं। चलिए, आपको बहुत ज्यादा तो मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, लेकिन इतना जब आप परीक्षा में बैठेंगे उससे पहले यूनिट नंबर 1 में जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, शिशुपाल वध की किताब होनी चाहिए आपके पास, और ये सारे के सारे वहीं पर मिल जाएंगे, एक ही किताब में मिल जाएंगे। ये सभी शिशुपाल वध की किताब में ये सब के सब मिल जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक अगला यूनिट देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में देखते हैं कादंबरी सुकनासोपदेश। तो एक तो आपने अभी अभी देखा शिशुपाल वध पढ़ना था, अब चाहिए आपको कादंबरी की किताब। कादंबरी में सुकनासोपदेश है, तो वो किताब आपको पुस्तकालय से लेनी है या मार्केट से खरीदनी है। कौन सी किताब लेनी है, कादंबरी। कादंबरी बहुत बड़ी किताब है, महाकवि बाणभट्ट जी ने लिखा है, लेकिन आपको उसका सुकनास उपदेश अंश ही पढ़ना है। तो लाइब्रेरी में पुस्तकालय में कादंबरी सुकनासोपदेश की ये पतली किताब मिल जाती है। अगर कादंबरी लेनी है तो पूरी मोटी किताब मिलेगी, उसमें से आपको केवल सुकनासोपदेश पढ़ना है। तो कादंबरी सुकनासोपदेश की एक किताब लेनी है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय पढ़ने को मिलेगा। गद्य साहित्य किसको कहते हैं, गद्य किसको कहते हैं, पद्य किसको कहते हैं, तो गद्य साहित्य का सामान्य परिचय आपको आना चाहिए। कादंबरी का संक्षिप्त परिचय, कादंबरी का संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना है, समझना है। कादंबरी में 3 जन्मों की कथा है, तो आपको इसको पढ़ना है। गद्यकार का संक्षिप्त, गद्यकार का परिचय। गद्यकार कौन है यहाँ पर, महाकवि बाणभट्ट है। तो महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय एवं रचनाएं आपको मालूम होनी चाहिए, परीक्षा में लॉन्ग प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। व्याख्या, कादंबरी जो है गद्य में लिखा है, कादंबरी जो सुकनासोपदेश है वहां से गद्यांशों की व्याख्या आपको पूछी जाएगी। टिप्पणी, आप टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, तो व्याख्या में भी आप टिप्पणी दे सकते हैं। समीक्षात्मक प्रश्न, आप जानते हैं पहले यूनिट में भी हमने समीक्षात्मक प्रश्न बोला था, तो पहले यूनिट में समीक्षात्मक प्रश्न दूसरे होंगे, तो यहाँ पर समीक्षात्मक प्रश्न दूसरे होंगे। यहाँ पर समीक्षात्मक प्रश्न क्या बन सकते हैं, लगाइए दिमाग। यहाँ पर बन सकता है गद्य साहित्य का सामान्य परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न बन सकता है कादंबरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तीसरा प्रश्न बन सकता है महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। 3 प्रश्न हैं समीक्षात्मक प्रश्नों में, 3 प्रश्न, 3 में से एक अनिवार्य रूप से आने वाला है, इतना तो ध्यान रखिएगा। तो आपको यूनिट नंबर 2 में कौन सी किताब लेनी है, कादंबरी। तो ये कादंबरी का सुकनासोपदेश अंश पढ़ना है आपको। और जब आपको पास कादंबरी की किताब होगी, ये सारे की सारी चीजें जो मैंने लिखे हैं 6 पॉइंट, वो सब के सब उसमें मिल जाएंगी, भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। आइए अब अगला देखते हैं। कितने यूनिटों में विभक्त किया गया बोला था मैंने, 5 यूनिटों में। अब तीसरा यूनिट देखिएगा, 10 कुमार चरितम, पूर्व पीठिका, विश्रुत चरितम। तो तीसरी किताब का नाम क्या है, 10 कुमार चरितम। दंडी ने लिखा है। 10 कुमार चरितम जब किताब लेंगे, पूरी किताब नहीं पढ़ना है आपको, पूर्व पीठिका पढ़ना है। उस पूर्व पीठिका में भी क्या पढ़ना है, विश्रुत चरितम पढ़ना है। जब किताब पलटेंगे ना, ऊपर टॉप में सब कुछ दिखाई देता है, पूर्व पीठिका भी दिखाई देगा आपको, 10 कुमार चरितम भी दिखाई देगा, विश्रुत चरितम भी दिखाई देगा, तब जाकर के आप किताब पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं, 10 कुमार चरितम की किताब आपके पास आती है तो आप क्या पढ़ते हैं।
दस कुमार चरितम का सामान्य परिचय, किताब का सामान्य परिचय आना चाहिए। 10 कुमारों का चरित्र इसमें वर्णन है, तो इसका आपको विशद वर्णन करना है। 10 कुमार चरितम का सामान्य वर्णन, तो सामान्य वर्णन जरूर आना चाहिए। बहुत अच्छी से किताब पढ़ पाएंगे तब आपका उसका सामान्य परिचय ज्ञात होगा। किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी, किताब होनी ही चाहिए। कि पुस्तकालय से किताब लें 2 दिन में जमा कर दें वाला तो कॉन्सेप्ट हटा ही दीजिए। ये किताब परमानेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये किताबों को एक बार लेकर के संभाल सकें तो आप अच्छे विद्यार्थी हैं। नहीं तो पुस्तकालय से किताब ली और 4 दिन 2 महीने 10 दिन में किताब जमा कर दी, तो आपने क्यों पढ़ा हो? केवल और केवल परीक्षा के लिए पढ़ा। ऐसा नहीं है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जितना भी मैंने ये यूनिट पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं आपको अभी, ये सारे के सारे ऊपर अल्टी, लेक्चरर, नेट, यूसेट सभी जगह पूछे जाते हैं। और आप क्या करते हैं, इस पाठ्यक्रम को केवल परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। तो फिर बाद में पढ़ने के लिए तुम्हें फिर दिल्ली, हल्द्वानी, देहरादून पैसे खर्च करके यही चीज पढ़ना पड़ता है। तो यूनिट 3 10 कुमार चरितम, पूर्व पीठिका, विश्रुत चरितम, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे 10 कुमार चरितम का सामान्य परिचय, गद्यकार का सामान्य परिचय, व्याख्या। 10 कुमार चरितम से व्याख्या पूछी जाएगी। टिप्पणी, व्याख्या के अंदर आप टिप्पणी दे सकते हैं नीचे से, या टिप्पणी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, समीक्षात्मक प्रश्न। चलिए पुनः यूनिट नंबर 3 में भी समीक्षात्मक प्रश्न है। क्या प्रश्न उठ सकते हैं यहाँ पर? हाँ, 10 कुमार चरितम का सामान्य परिचय दीजिए, एक प्रश्न ये बन सकता है, लॉन्ग प्रश्न। गद्यकार कौन है यहाँ पर? महाकवि बाण भट्ट का महाकवि बाण भट्ट का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। तो यह है समीक्षात्मक प्रश्न। यूनिट नंबर 3, इकाई नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए 10 कुमार चरितम। अगला यूनिट है 4। ये देख लीजिएगा, ये जो यूनिट नंबर 4 है, ये सारे के सारे अभी जो अल्टी परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये पाठ्यक्रम में रखा गया, अल्टी के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। तो आप भी इसको आपको यही पढ़ लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई परीक्षा देते वक्त आप पुनः इन्हीं पर बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा अगर आपने अभी इसको पढ़ लिया है। यूनिट नंबर 4 देखिएगा। यूनिट नंबर 4 को अ और ब 2 भागों में बांटा गया है। इसलिए बांटा गया, प्राचीन संस्कृत साहित्यकार व उनका योगदान, और ब में है अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकार व उनका योगदान। प्राचीन संस्कृत साहित्यकार का मतलब है जो पुराने संस्कृत साहित्यकार हैं, आपको उनका नाम दिया है। अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकार का मतलब, अर्वाचीन का मतलब होता है यहाँ वर्तमान। बस, हो सकता है आपको अर्वाचीन का मतलब समझ में नहीं आता होगा। अर्वाचीन का मतलब है वर्तमान। प्राचीन का मतलब पुराने संस्कृत साहित्यकार व उनका योगदान आपको पढ़ना है। पुराने संस्कृत साहित्यकार कौन है? वाल्मीकि प्राचीन कवि, बहुत पुराने कवि है ना, आदि कवि कहते हैं इनको। तो वाल्मीकि के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। व्यास, अंबिका दत्त व्यास, इनके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। भास अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। भवभूति, शूद्रक, बाण भट्ट का तो आपको अध्ययन करना ही है। कौन सी, क्या बताया था अभी? कादम्बरी उन्होंने लिखा है, तो आपको वहीं पर बाण भट्ट का जीवन परिचय रचनाएं याद करना है। दंडी भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में देखा होगा आपने। किसमें देखा? यूनिट नंबर 3 में दंडी, 10 कुमार चरितम, तो आपको ये पढ़ना है। श्रीहर्ष, तो इन जो 3, 2, 5, 3, 8 में से बाण भट्ट और दंडी तो आपको अनिवार्य पढ़ने हैं, लेकिन परीक्षा में ये सारे के सारे पूछे जाएंगे। वाल्मीकि भी पूछा जाएगा, व्यास भी पूछा जाएगा, भास, भवभूति, शूद्रक, बाण भट्ट, दंडी, श्रीहर्ष सब पूछे जाएंगे। चलिए अर्वाचीन जो वर्तमान है, अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकार व उनका योगदान देखते हैं। उनमें है अंबिका दत्त व्यास।
शिव प्रसाद भारद्वाज, हरिनारायण दीक्षित, अभिराज राजेंद्र मिश्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी, हरिदत्त शर्मा, रेवा प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इन सारे कवियों के बारे में अध्ययन करना है, इनका जीवन परिचय पढ़िएगा। अब बहुत ज्यादा है मत कहिएगा, बहुत ज्यादा है तो पढ़ना तो है। अगर बिना पढ़े परीक्षा में बैठ जाओगे फिर पास भी हो जाओगे, फिर बाद में फिर परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहां पर फिर दिक्कत होती है। इसलिए एक बार नोट बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक एक करके। अगला यूनिट देखते हैं और लास्ट यूनिट है, अंतिम यूनिट में यूनिट नंबर 5 संस्कृत में निबंध लेखन करना है। निबंध आप जानते हैं, सुना होगा आपने, और निबंध के टॉपिक है संस्कृत भाषा। परीक्षा में इनमें से एक निबंध लिखने को आएगा तो संस्कृत में लिखना होगा। आपने कक्षा 12 में संस्कृत में निबंध लिखा लेकिन 5 वाक्य लिखे, याद होगा आपको 5 वाक्य। यहाँ 5 वाक्य नहीं चलता है, यहाँ पर 3-4 पेज लिखने पड़ते हैं, वो भी संस्कृत में। इसके लिए विशेष तैयारी करनी होगी आपको। लेकिन जो कौन सा निबंध लिखने को आएगा, इनमें से एक आएगा। कितने हैं? 8 हैं। 8 में से एक लिखने को आएगा। अब यह ध्यान रखिए, आप 8 पढ़े, आप 4 पढ़े, आप 1 पढ़े, आप 2 पढ़े, ये आपका पर्सनल मैटर होगा। तो संस्कृत में निबंध लेखन का मतलब है आपको संस्कृत में 3 या 4 पेज लिखने होते हैं बहुत सुंदर राइटिंग के साथ। तो टॉपिक है संस्कृत भाषा। पहला निबंध आ सकता है संस्कृत भाषा के विषय में। दूसरा विद्या, विद्या के विषय में भी निबंध आता है। उद्योग, उद्योग मतलब परिश्रम होता है, परिश्रम के बारे में निबंध लिखना है संस्कृत में। परोपकार, परोपकार आपके इंटर हाई स्कूल में बहुत बार आया करता था, तो आपने पढ़े भी है। 5 सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर 5 सेंटेंसों को 3, 4, 5 पेजों में लिखना पड़ता है। 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। स्त्री शिक्षा, जो स्त्री शिक्षा पर निबंध लिखो, बार बार हिंदी में पूछा जाता है ना, यहाँ पर संस्कृत में लिखना पड़ेगा आपको, तो विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। सत्संगति, ये सत्संगति भी हिंदी, ये कक्षा 9, 10, 11, 12 में बहुत पूछा जाता है। 5 सेंटेंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर ज्यादा लिखना पड़ता है, 3-4 पेज लिखना होगा। पर्यावरण, पर्यावरण भी आपको हाई स्कूल इंटर में बहुत पूछा जाता है, 5 सेंटेंस लिखने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 3-4 पेज लिखने को आएगा। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा, तो समझ गए होंगे। यूनिट नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 के 5 यूनिट आपको समझ में आ गए होंगे। 5 के 5 यूनिटों में क्या करना है वो भी क्लियर हो चुका होगा। पुनः एक बार आपको दिखा देता हूं। पहला यूनिट में कौन सी किताब पढ़ोगे? शिशुपाल वध पढ़ोगे। दूसरे यूनिट में कौन सा? दश कुमार चरितम पढ़ोगे। तीसरे यूनिट में क्या पढ़ोगे? प्राचीन संस्कृत साहित्यकार और अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकार पढ़ोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और संस्कृत में निबंध में कितने निबंध पढ़ने हैं ये पढ़ने हैं, जो दिखाई दे रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। 5 यूनिटों में जो विभक्त किया गया है संस्कृत के पाठ्यक्रम को, उस पेपर का नाम है संस्कृत साहित्य, साहित्यकार, परिचय एवं निबंध। जो पेपर का नाम होता है ना बच्चों, पेपर के ऊपर टॉप में पेपर का नाम लिखो, प्रश्न पत्र का नाम पूछते हैं आपको, तो वो प्रश्न पत्र का नाम ये है, संस्कृत साहित्य, साहित्यकार, परिचय एवं निबंध। संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हो हम, साहित्यकारों का परिचय पढ़ोगे आप इसमें, और निबंध पढ़ोगे। ठीक है। अब देखिएगा क्या लिखा है मैंने। प्रश्न पत्र कुल 100 अंक का होगा। ऐसा ही हो रहा है, तृतीय सेमेस्टर में भी ऐसा ही हुआ था, प्रथम सेमेस्टर में भी, द्वितीय सेमेस्टर में 100 अंक का था ना, जिसमें से 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन तथा 75 अंक का पेपर होगा। 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? असाइनमेंट होगा 25 नंबर का, और 75 नंबर का क्या होगा? पेपर होगा। जैसा कि ये तो आपको मालूम है, फिर भी मैंने एक, ये 100 प्रश्न 100 अंक का होगा, 25 का असाइनमेंट होगा, 75 का पेपर होगा, आपको मालूम है। अब असाइनमेंट के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी नहीं रहती है, ये बता देता हूँ। असाइनमेंट में उपस्थिति, जब असाइनमेंट जब चेक होता है, जब 25 नंबर का मूल्यांकन होता है, तो उसमें आपकी उपस्थिति भी देखा जाता है। आप कॉलेज में कक्षा में कितने दिन बैठे, उपस्थिति का मतलब यह है। अनुशासन देखा जाता है,
बच्चे में अनुशासन होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये इस 25 नंबर में आपका अनुशासन भी देखा जाता है, डिसिप्लिन। आप कितने अनुशासित बच्चे हैं या नहीं है, ये अनुशासन में देखा जाता है। लेखन कार्य में लेख व स्वच्छता, जिसको तो सभी लोग देखते हैं, लेखन कार्य में लेख अच्छा होना चाहिए और स्वच्छता होना, साफ सफाई होनी चाहिए उस पेपरों में, लिखावट में जो भी आप जमा करोगे उसमें स्वच्छता होना चाहिए, साफ सफाई। लेखन कार्य अच्छा होना चाहिए, डॉट पेन नहीं होना चाहिए, जेल पेन या पायलट पेन हो सके स्याही से लिखना चाहिए। अब स्याही से तो लिखना चाहिए कह दे रहा हूं, खाली कौन लिख रहा है, तो कम से कम डॉट पेन का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। चलिए, अब क्यों नहीं करना चाहिए कह देगा कोई, ऐसा कुछ नहीं है, कर लीजिएगा, लेकिन अगर जेल पेन पायलट पेन का इस्तेमाल होगा तो राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। व्हाइट पेपर का यूज करना चाहिए। चलिए, प्रस्तुतिकरण, अब जब आपने असाइनमेंट बना दिया, प्रस्तुतिकरण भी देना है आपको। प्रस्तुतिकरण का मतलब है याद करके पूरा असाइनमेंट सुनाना है, तब जाकर के आपको 25 नंबरों में से मार्क्स दिए जाएंगे। उपस्थिति देखी जाएगी, अनुशासन देखा जाएगा, लेखन कार्य में लेख स्वच्छता देखी जाएगी, प्रस्तुतिकरण वेरी इंपॉर्टेंट, देखा होगा आपने, पूछा जाता है असाइनमेंट, सारा याद होना चाहिए। एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपको याद नहीं हो, सारा का सारा याद होना चाहिए, तब आपको 25 में से कुछ अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो बहुत बड़ी वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं। आपको 5 यूनिटों में संस्कृत के पाठ्यक्रम बता दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आप अध्ययन करें, बहुत ज्यादा अच्छा अध्ययन करें। ये अध्ययन, अच्छा अध्ययन अगर करोगे, आपको ये परीक्षा तो पास कराएगा। आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप बैठोगे, वहां पर भी आपको ये पाठ्यक्रम बहुत काम आने वाला है। इसलिए पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, परिश्रम से, मेहनत से पढ़िएगा, उत्साह से पढ़िएगा, टाइम टेबल से पढ़िएगा। एक बात याद रखिएगा, पुस्तकालय से किताब लेकर के 4 दिन में जमा करके कुछ नहीं होगा। अपने घर में ही पुस्तकालय बना दो खरीद खरीद के, इतना तो याद रखोगे ना। क्या बोला मैंने? पुस्तकालय से किताब लेकर के 4 दिन में जमा करने से कुछ नहीं होगा। जो किताबें आपको प्रत्येक सेमेस्टर में चाहिए, वो किताबें मंगा करके अपने घर में ही पुस्तकालय बना दीजिएगा, जरूर सफल होंगे आप। केवल परीक्षा में ही नहीं, पूरी जिंदगी में सफल होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ इसको शेयर करेंगे। सिलेबस एनईपी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, लेकिन जो इस सिलेबस में रखा गया है वह सभी संस्कृत के छात्र छात्राओं को आना चाहिए, भले ही उसने एमए कर लिया हो। नमस्कार, धन्यवाद।